चलिए एक नज़र सुर्खियों पे डालते हैं। सबसे पहले तो ट्रिब्यूट दी गई है आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत काम किया था। और दूसरी बड़ी खबर क्लाइमेट चेंज पर है, जिसका असर भी खाद्य सुरक्षा पर बहुत पड़ता है। ये सुर्खी है, कम होने लगी गर्मी पर सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर के लास्ट में ही। एक और खबर है, अल नीनो के असर से सर्दियां रह सकती हैं ज़्यादा प्रदूषित। और यहाँ पर भी फोकस है पॉल्यूशन पर, वाइल्ड लाइफ पर, और इन सब का प्रभाव जो है वो क्लाइमेट पर पड़ता है और जलवायु सीधे तौर से इनसे जुड़ा है। जी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम जलवायु परिवर्तन को बेहतर समझें। आज हम फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग पर, और इसी विषय पर AIBD द्वारा वर्कशॉप का आयोजन भी हुआ। हमारी सेहत पृथ्वी की सेहत से जुड़ी है। विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती है। इसका असर हमारी जिंदगी पर क्या पड़ता है, आए दिन समाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में SDG 13 क्लाइमेट चेंज पर फोकस करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में पंच अमृत की घोषणा की थी। क्लाइमेट एक्शन के लिए सभी का योगदान बहुत जरूरी है। पिछले दिनों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जब हम लोग ये वर्कशॉप डिजाइन कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उससे पहले हमने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया था, जिसमें हमने जो एशिया पैसिफिक के जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, पब्लिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया, उनका हमने एक सर्वे किया कि कितने ज्यादा वो अवेयर हैं SDGs के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के हवाले से वो कितना ज्यादा सेंसिटाइज्ड हैं। कैसे मीडिया से जुड़े लोग इस विषय को बेहतर समझें, कैसे इस पर रिपोर्टिंग करें ताकि जन जन तक जागृति हो। विभिन्न देशों के सामने क्या लक्ष्य होने चाहिए, पृथ्वी का तापमान कैसे कम करें, कार्बन एमिशंस को नियंत्रित करने का प्रयास कैसे करें, इसके प्रति सजगता जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक वर्कशॉप, इंटेंसिव वर्कशॉप हम लोग डिजाइन करें रीजन के मीडिया प्रैक्टिशनर्स के लिए, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करें कि बेसिक्स क्या है क्लाइमेट चेंज की, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए, और उनके ऊपर फिर कहानी कैसे बुनी जा सकती है, उनके ऊपर प्रोग्राम्स कैसे किया जा सकते हैं जो कंपेलिंग हो, जो ऑडियंस की अटेंशन जो है वो ले सके। सिर्फ ये ना हो कि 2+2 4 है, बल्कि उसके पीछे एक प्रॉपर कंपेलिंग स्टोरी हो जो कि लोगों को पसंद भी आए और लोग उससे सीख ले सके। पृथ्वी की सेहत सीधा सीधा हमारी सेहत से जुड़ी है, इसलिए आज DD मॉर्निंग शो में हम फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग पर। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। हमारे साथ हैं श्री वेंकट नारायण, नमस्कार, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रेसिडेंट फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया। थैंक यू। और हमारे साथ हैं डॉक्टर तिलक झा, आपका भी स्वागत है। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हैं सनुता रघु, क्लाइमेट चेंज जर्नलिस्ट। सनुता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इसे शुरू करेंगे। जब जर्नलिज्म की बात आती है तो हमने पॉलिटिक्स कवर किया जाए, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स तो सुना था। क्लाइमेट चेंज जर्नलिज्म के दायरे में क्या क्या आता है? क्लाइमेट चेंज जर्नलिज्म के दायरे में सब कुछ आता है। आजकल कहा जाता है कि क्लाइमेट इज connected to every beat that we cover. So climate change आप कोई भी बीट से कवर कर सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कंज्यूमर टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो। Climate is connected to every beat that we report on. और आजकल क्या हो रहा है, recent surveys show us that न्यूज़ अवॉइडेंस की जब बात आती है तो a lot of news consumers are actively avoiding news which is negative. तो
उसके माध्यम से अगर हम देखे जाए तो इट like we need to focus on things that give hope to people. So solutions की बात करें, explainers की बात करें, climate science, climate change हमेशा एक dry हो जाता है. तो if we focus on solutions, if we focus on explainers, that makes it easier to understand. जी वेंकट जी, फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब की बात करें तो आप कैसे कॉरेस्पोंडेंट्स को अवेयर करते हैं क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग की तरफ? देखिए, बात यह है कि जर्नलिस्ट इज ए जनरलिस्ट. ओके. He has to write about everything, you know. So reporting on climate change is also a part of the duties of journalists, whether they're Indian or foreign. And he has a few days ago organized a workshop at the FCC. So we sensitize the people, and of course newspapers and television are full of news about all natural calamities, disasters all over the world. And I think the so-called disasters, there is not a single day when a disaster is not happening in some part of the world. And I like to think that this is primarily because of climate change. And so the media should play a very important role in sensitizing the people at large. It is, climate change is not a subject only in the drawing rooms or not in newspaper advertisements or at G2 summit, but people at large, what do they need to do? I think the media needs to play a key role in educating the people at large. जी डॉक्टर तिलक, जब बात हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं. इनको कैसे हम एक आम इंसान तक पहुंचा सकते हैं? कैसे उनको समझाया जाए कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या और इसका क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है और इसमें स्वाभाविक रूप से, जैसे इससे पहले भी बात हो रही थी, कि आज रिपोर्टिंग का कोई आयाम ऐसा नहीं है जिसमें क्लाइमेट का प्रभाव ना हो. तो सबसे बड़ी बात है कि जो खबरें हैं, जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसको सामान्य भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए. आप आज सुबह उठे होंगे, आज सुबह से अभी तक 3 घंटे 4 घंटे जो भी बीते होंगे, उसमें अपने अपने जो एक्टिविटी हैं उसे ऑब्जर्व करें. अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद अवॉइड कर सकते थे, शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते थे. कभी कभी मजबूरी होती है, जैसे आज भी मैंने भी मान लीजिए कि गाड़ी लिया, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है. तो ऐसी छोटी चीज़ें जैसे जैसे करेंगे, और आई थिंक ये रिपोर्टिंग के माध्यम से भी जब आएगा तो लोग समझेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से चीज़ों को उतार सकते हैं. बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी हमारी डेली लाइफ चॉइसेस से जुड़ी है. सनुता जी, मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में हाल ही में जो वर्कशॉप का आयोजन हुआ, उसके आउटकम्स क्या रहे? तो जब आप इस तरह की वर्कशॉप करती हैं क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग पर, उसे डिज़ाइन कैसे करती हैं कोर्स को? जी, तो पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट. जब हम जर्नलिज्म में आते हैं, हम सब क्लाइमेट साइंटिस्ट नहीं होते हैं. वी डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन एनवायरनमेंट, वी डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन अ लॉट ऑफ पॉलिसी नॉलेज. तो हम फंडामेंटल्स से शुरू करते हैं. What do you actually need to know when covering a beat like environmental sustainability, climate change? और उससे मतलब we build on what are the most essential things that one needs to communicate to the viewer. और मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि every person on the world is affected. So this is not country specific. Of course you can tailor it to your specific country. But ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, like for example, reduction of carbon dioxide emissions. Right? This affects every person in the world, and policies need to reflect that. And journalists essentially need to know कि ये चीज़ें viewers तक पहुँचाना ज़रूरी है. तो सनुता जी, इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज की कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपको लगता है एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती हैं? जी, अगर इंडिया की बात करें तो क्या होता है कि वी आर पार्टी टू द कॉप, और कॉप यूनाइटेड नेशंस का एक बेसिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का.
तो उसमें एवरी कंट्री नीड्स टू गिव समथिंग कॉल्ड अ नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब हम क्लाइमेट चेंज के लिए एज अ कंट्री क्या कर रहे हैं, इसको एनडीसीज कहा जाता है। तो इंडिया के एनडीसीज आर लार्जली फोकस्ड ऑन कि हम कार्बन एमिशंस को कम कैसे करें। तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इनफैक्ट वी हैव ओवर अचीव्ड ऑन दिस टारगेट, जो पहले 2015 में दिया गया था और बिकॉज वी हैड अचीव्ड इट सून, वो 2022 में अपडेट किया गया था कि वी हैव इंस्टॉलेशन कैपेसिटी टुडे, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, दो वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन कोल, बट वन ऑफ आवर प्राइमरी टारगेट्स वाज हम इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैसे करें, राइट? So our first target was 40%, we achieved that. The next target was 50%, we achieved that. So today, the capacity to generate electricity with non-fossil fuel based is at about 56%, which is a very good achievement. But also the caveat you need to add to this is हमारा majority electricity coal से आता है, and how do we sort of phase that out is something जो implementation का मामला है, and that by 2030 we will have to see where that takes us. जी सनुता जी, आपने COP की बात की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो हमने देखा था वेंकट जी COP26 में माननीय प्रधानमंत्री ने भी भारत के जो 5 पॉइंट्स हैं, पंचामृत, वो रखे थे। उसके बाद पिछले साल COP27 जो शर्म एल शेख में हुआ, उसके आउटकम्स क्या रहे COP27 के? देखिए, ये COP मीटिंग्स जो होते हैं, देयर governments of different countries, they project their viewpoints and they tell you what they hope to do, and I think we are going to fulfill our obligations by 2030, and even though we depend a lot on coal to generate power, we are now expanding our capacity to produce nuclear energy, and green technology is being resorted to, solar panels all over the place. I think the outcome of the meeting in Egypt has been quite productive, and everybody is looking forward to the next meeting in Paris. Yes. Dubai, COP20 in Dubai. Okay. जब हम बात करते हैं रीयूज, रिसाइकल, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं स्कूल में, इन सब चीज़ों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है ताकि वो अवेयरनेस एक वाइडर पॉपुलेशन के पास आए? देखिए, वैसे भी अगर आप पंच तत्व की जो बातें हम लोग करते हैं, जो जिससे जीवन बना है, वो सारी चीज़ें जीवन में जब रहेंगी तभी मान लीजिए कि बच्चों का भी जो भविष्य होगा वो केवल करियर नहीं है। शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध मिट्टी चाहिए, ये सभी से जुड़ा हुआ मामला है। यही चीज़ हम लोग को कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी। और अगर आप पहले के ज़माने में देखें, जो मान लीजिए 30-40 साल पहले तक, अभी भी बहुत जगह पे कोशिश होती है, वो ये है कि आप जीवन उस तरीके से जीते हैं। अगर किताबें पढ़ करके अगर सारी चीज़ें सीख नहीं होती और सीख जाते, तब तो किताबें पढ़ के लोग साइकिल और गाड़ी चलाना भी सीख जाते। करने से होता है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी करने पे जोर देने को, छोटे पेड़ लगाना, जहाँ भी ज़मीन हो वहाँ प्लांटेशन, जन्मदिन पे बच्चों को हमें लगता है कि एक पेड़ लगाना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप आसपास के जंगल में जाएं, लगाएं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप दिनचर्या में अगर उतारेंगे तभी ये उतरेगा। इसीलिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की थी माननीय प्रधानमंत्री ने। लेकिन सनुता जी, अगर हमें क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन लेना है तो पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर क्या प्रगति है? पैसे कहाँ से आएंगे? कौन किसको पैसे देगा? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि जब से पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ है 2015 में, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, अभी मैं हाल ही में पढ़ रही थी कि फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ यू रिक्वायर अबाउट $6 trillion टू एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर NDCs टू बी अचीव्ड। तो ये अब काफ़ी बड़ा टारगेट है, और जो पेरिस अग्रीमेंट में टारगेट किया है, दैट इज़ बेसिकली $100 billion पर ईयर, जो विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ इट, और उसमें भी वी हैवंट बीन एबल टू अचीव दैट टारगेट। सो क्लाइमेट फाइनेंस इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी टॉपिक। डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प चाहिए, पर कमिटमेंट मिल नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ
और आधा कमिटमेंट मिल रही है कि हम लोग करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली सेटिंग अप अ फंड, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे डालेंगे, आई थिंक दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट एंड दैट्स वेयर वी आर स्टक। जी वेंकट जी, अगर हम स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता भी सेहत से जुड़ी है, तो चाहे वेस्ट सेग्रीगेशन की बात हो, कूड़े को कूड़ेदान में डालें, ये जो डेली लाइफ के हम एग्जांपल्स हैं, क्या यही छोटी छोटी चीज़ें मास स्तर पे करनी है क्लाइमेट एक्शन के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि climate change should be a subject to be taught in schools and colleges. There should be special departments in the universities and colleges to discuss climate change, and you have to take it to the people. In a country of 142 crores of people, you have millions of children going to school, and from that age you have to inculcate sensitivity towards the climate change, and I think it's very important that climate change should be introduced as a subject in schools and colleges, and that's how we should begin to sensitize our people. Very nice thought. तो किस तरीके से इसमें और इनपुट हम ला सकते हैं? अगर हम आम जनता की बात करें, उनको एक तो सबसे पहले कि उनको जागरूक करना है, देन उनको जागरूक करने के साथ बहुत ज़रूरी है कि वो जुड़े, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, संविधान में एक है आर्टिकल 21, जीवन को गरिमा में, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो एक ज़माना था जब अच्छी ज़िंदगी का मतलब होता था केवल पैसा कमाना और अच्छी नौकरी हो जाए, लोग इस पे सारा फोकस रहता था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आज की तारीख में देख लें, तो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि उसका क्राइटेरिया नहीं है। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि हमारे सारे जो इसमें हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है वो, और मान लीजिए अब राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी की जब बात होती है, लिव विद डिग्निटी, तो उसमें आपका एनवायरनमेंट जो है वो एक मेजर फैक्टर है, और इसे जो है सो लाने की ज़रूरत है। और साथ में एक चीज़ हमें ये भी समझना होगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं अब आज की तारीख में कानून में भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1972 में हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट, और आज की तारीख में मान लीजिए हम प्लास्टिक पे आ रहे हैं। प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या है, माइक्रो प्लास्टिक बनकर हमारे खाने में आ चुका है, हमारे जीवन में पूरा घुल मिल चुका है, इतना कि हम पता भी नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन, आप प्लास्टिक अगर कहीं आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप कैरी बैग जो है सो अपना ले जाएं, कपड़े के झोले ले जाएं। आप पानी अगर पीते हैं, 1 मिनट की सुविधा होती है आपको प्लास्टिक के बोतल में पीने में, और वो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल की समस्या। कितनी बुद्धिमानी है, 1 मिनट की सुविधा के लिए आप 100 साल की समस्या को मोल ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर तिलक आपका, सनुता जी आपका, वेंकट जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।